दो दोस्त और भालू। दो दोस्त एक साथ चले जा रहे थे। उसी समय सामने एक खतरनाक भालू आ गया। अचानक उसे सामने देखकर वो दोनों घबरा गए। पहला दोस्त पेड़ पे चढ़ गया और पत्तों के पीछे छुप गया, मगर उसका दोस्त खुद को अकेला पाकर इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भालू ये जानने के लिए पास आया कि वो जिंदा है या नहीं और कान के पास जाकर उसे सूंघने लगा, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों या इंसान का मांस नहीं खाता। फिर अचानक उसे मरा हुआ समझकर वो गुर्राने लगा और वहाँ से चला गया। पहला दोस्त नीचे उतरा और जोर जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त का मजाक उड़ाकर वो बोला कि भालू बाबा तुम्हें गाना सुना रहे थे क्या? ऐसे दोस्तों पर कभी भी भरोसा मत करो जो आपकी मुसीबत के समय आपका ही मजाक उड़ाए। अप्पुटन और पहलवान। दक्षिणी भारत के केरल प्रदेश में अप्पुटन नाम का एक आदमी रहता था। पूरे गांव में अप्पुटन बाबू अपनी अक्लमंदी और होशियारी के लिए मशहूर थे। क्या बात है पहलवान जी, भरी दोपहरी में जम के कसरत हो रही है। और नहीं तो क्या, ताकत के बिना अक्लमंदी और होशियारी का क्या काम। सही बात है पहलवान जी, जैसे अक्लमंदी के बिना ताकत का क्या काम। अच्छा जी, तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे पहलवान जी। अरे रुको अप्पुटन, तुम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो ना? अरे वाह, बिना कहे जान गए आप तो। वैसे एक बात कहूँ, आप भी कम होशियार नहीं हैं। अरे रहने दो अप्पुटन, देखो तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में अधिक है। अच्छा, और ये मैं कैसे मान लूं? क्यों, तुम्हें शक है? शक की बात नहीं है पहलवान जी, पर कोई सबूत हो तो मानूं। अच्छा चलो ये बता दो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? अरे कितनी है का क्या मतलब, बस बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा ताकत है। अरे तुमसे तो कहीं ज्यादा है। अरे फिर भी कुछ तो हिसाब होगा। अब देखिए ना, आप मेरे गधे को ही देख लीजिए। इसमें इतनी ताकत है कि एक बार में 70 किलो का वजन ढो सकता है। हाँ, वो भी बिना थके। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी 70 किलो की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आप में गधे जैसी ताकत है? अरे गधे को छोड़ो, मैं तुमसे तो कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, आइए मेरे साथ, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। आइए आइए। हाँ हाँ चलो, पर चलना कहाँ है? अप्पुटन बाबू पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गए। अच्छा तो पहलवान जी, जरा इस रुमाल को उस दीवार के पार फेंक कर दिखाइए। अप्पुटन, शायद तुमने सुना नहीं, मैं 70 किलो की चट्टान को एक रुमाल। अरे मैं 70 किलो की रुमाल। अरे मैं 70 रुमाल। दीवार के बाहर। पहलवान ने रुमाल को दीवार के बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन रुमाल चूंकि हल्का था, वो हवा में गोते खाकर ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पहलवान जी कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश कर लीजिए।
क्या हुआ पहलवान जी, नहीं फेंक सकते ना दीवार के बाहर? हैं? अब मेरी ताकत देखो। हाँ? हाँ। अप्पुटन बाबू ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा। पहलवान जी, हाँ? ध्यान से देखना। हाँ? और उसे दीवार के पार फेंक दिया। देखा? और इस तरह होशियार अप्पुटन बाबू ने पहलवान को दिखाया कि अकल का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो अपनी जरा सी ताकत का भी पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और अप्पुटन बाबू की होशियारी का ये किस्सा भी मशहूर हो गया। अंगूठियों का पेड़। नन्ही अंजलि को उसकी पिछली सालगिरह पर गांव से उसकी नानी ने तोहफे में एक सोने की अंगूठी भेजी थी। कितनी सुंदर अंगूठी है। मैं तो इसे दिन रात पहने रखूंगी। नहीं अंजलि, तुम अभी बहुत छोटी हो और ये सोने की अंगूठी बहुत महंगी है। अगर गलती से ये तुमसे गुम हो गई तो क्या ये अंगूठी कभी नहीं पहनने दोगी मुझे? ऐसा मैंने कब कहा? छुट्टियों और त्योहारों के दिन या कभी कहीं घूमने जाएंगे तो मैं तुम्हें ये अंगूठी दे दूंगी, पर बाकी समय अंगूठी तिजोरी में ही रहा करेगी, ठीक है? मेरी अच्छी बच्ची। अंजलि को मम्मी की बात समझ में आई और वो मान गई, पर अक्सर उसे लगता था कि काश उसे वो खूबसूरत अंगूठी हर समय पहनने को मिल जाती। एक छुट्टी के दिन अंजलि के मम्मी पापा ने सोचा कि अंजलि को शहर के दूसरे कोने का एक बड़ा बगीचा दिखा लाएं। पिछली बार जब अंजलि को उस बगीचे में लेकर गए थे तब वो गोद में थी और उसे उस बार का कुछ याद नहीं था। इसलिए इस बार बगीचा देखने के लिए अंजलि बहुत ज्यादा उत्साहित थी। उसकी खुशी का एक और कारण था। जैसा कि मम्मी ने वादा किया था, आज अंजलि को उसकी सोने वाली अंगूठी पहनने को मिल रही थी। पर अंजलि, याद है ना, तुम्हें अंगूठी का हर पल ध्यान रखना है, कहीं खो मत देना इसे। बिल्कुल नहीं मम्मी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। बगीचा देखकर अंजलि को बड़ा मजा आया। उसके पापा ने उसे अलग अलग पेड़ पौधों और फूलों के नाम बताए। अच्छा अंजलि, तुम्हें पता है ये पेड़ उगते कैसे हैं? कैसे? बीज से। क्या? बीज तो बहुत छोटे होते हैं, इसमें से इतना बड़ा पेड़ कैसे उग जाता है? पापा ने समझाया कि कैसे जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो मिट्टी, हवा, पानी और धूप की मदद से बीज अंकुरित हो जाते हैं और उसमें से पौधा निकलता है और वो धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। और पेड़ पे फिर वही फल उगते हैं? हाँ। बहुत सारे फल? हाँ, बहुत सारे फल। अरे वाह, ये तो कमाल है। बगीचे की सैर के बाद सब घर लौटे। तो अंजलि की मम्मी ने देखा। अरे अंजलि, तुम्हारी अंगूठी? अंगूठी कहाँ गई अंजलि?
वो मैंने कहा था ना, हर पल अंगूठी पर ध्यान देना, और तुमने उसे खो दी। नहीं मम्मी, कोई नहीं। तो फिर? अरे कहीं उतार के रख दी होगी। नहीं पापा। अरे तो गई कहाँ अंगूठी? अरे हंस क्यों रही हो? मैंने उसे बगीचे की मिट्टी में बो दी। क्या? हाँ, मिट्टी, हवा, पानी और धूप की मदद से अंगूठी अंकुरित हो जाएगी और उसमें से पौधा निकलेगा जो बड़ा होकर पेड़ बनेगा और उसमें बहुत सी अंगूठियाँ उगेंगी। और फिर भले ही एक अंगूठी हमेशा तिजोरी में रहे, मैं हमेशा कोई दूसरी अंगूठी पहन सकती हूँ। और फौरन अंजलि को लेकर वापस बगीचे में पहुंचे। बताओ कहाँ डाली तुमने अंगूठी? डाली नहीं, बोई। हाँ हाँ, पर कहाँ? यहाँ। नहीं नहीं नहीं, शायद वो वहाँ। नहीं, यहाँ भी नहीं। पर आप फिक्र मत करो, जब अंगूठी का पेड़ उगेगा और उसमें अंगूठियाँ उगेंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओफो अंजलि, अंगूठियाँ पेड़ पे नहीं उगती। क्या? पापा ने समझाया कि अंगूठी कोई फल नहीं है कि जिसका बीज अंकुरित होता है या पेड़ बन जाता है। अरे अरे, रोते नहीं अंजलि। मेरी वजह से वो कीमती अंगूठी खो गई। कोई बात नहीं अंजलि, पर तुमने आज एक ऐसा सबक सीख लिया जो कि शायद उससे भी ज्यादा कीमती है। बोलो, क्या सीखा तुमने? यही कि अंगूठियाँ पेड़ पे नहीं उगती। होशियार शांगपॉन। ये है पूर्वी भारत का नागालैंड प्रदेश, जहां की सबसे अक्लमंद और होशियार हस्ती का घर है ये। जी नहीं, ये उल्लू नहीं, बल्कि इसका मालिक शांगपॉन। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें शांगपॉन की महारत नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक है और जब जो मन करता है वो काम करने लगता है। आजकल शांगपॉन ने कपड़ों की रंगाई का काम शुरू किया है। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करते हैं और उसका धंधा खूब चलने लगा है। इसी गांव में एक सेठ जी रहते हैं जिन्हें शांगपॉन की होशियारी और शोहरत से बड़ी जलन होती है। आज सेठ जी को एक तरकीब सूझी और वो शांगपॉन के घर आ गए। वो साथ में कुछ गांव वालों को भी लेकर आए हैं ताकि सबके सामने शांगपॉन को बेवकूफ ही नहीं बल्कि रंगाई के काम में कमजोर भी साबित कर पाएं। अरे सेठ जी, आप आइए। हाँ भाई शांगपॉन, जरा ये कपड़ा अच्छी तरह से रंग देना। क्या है कि तुम्हारी रंगाई की तारीफ बहुत सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। जरूर सेठ जी, कहिए इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तुम इसे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी
के अलावा कोई भी रंग हो तो उसमें रंग सकते हो। सेठ जी और दूसरों की शक्लों से अब शांगपॉन समझ गया है कि सेठ जी उसे नीचा दिखाने के इरादे से आए हैं। लेकिन शांगपॉन ठहरा शांगपॉन। हो जाएगा सेठ जी। सेठ जी और बाकी लोग हैरान हैं कि आखिर शांगपॉन को ऐसा कौन सा रंग पता है जो सभी रंगों से अलग है। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप गए नहीं? अब मैंने कहा ना, रंग दूंगा मैं इस कपड़े को। अच्छा, ठीक है, तो इसे लेने मैं कब आ सकता हूँ? 1 मिनट, अभी बताता हूँ। हाँ, एक काम कीजिए सेठ जी, इसे लेने आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार छोड़ के किसी भी दिन आ जाइएगा। सभी को शांगपॉन की होशियारी की तारीफ करते देखकर सेठ जी झेप गए हैं और लीजिए चुपचाप यहां से खिसक रहे हैं। सेठ जी के कपड़े को शांगपॉन अपने उल्लू की चादर बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सेठ जी अब कभी अपना कपड़ा लेने वापस नहीं आने वाले। मीरा बहन और बाघ। सन 1892 में मैडलीन स्लेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन बाद में वो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर उनके संघर्षों में उनका हाथ बटाने भारत आ गई और मीरा बहन के नाम से जानी जाने लगी। देश की आजादी के 5 साल बाद मीरा बहन ने पहाड़ी उत्तराखंड के गेवली गांव में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आश्रम में रहकर मीरा बहन ने अपना बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बिताया। खाओ कमला, अच्छे से खाओ। तुम ठीक से नहीं खाओगी तो अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाओगी? आहा, जुगनी, मलहम ने अपना काम कर दिया। अब तुम अच्छी तरह उड़ सकती हो। एक जमाने में गेवली गांव के आसपास घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने कारखाने बनवाने और अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया और उन घने जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने वाले बहुत से अभियानों में मीरा बहन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी जंगलों का नुकसान बरकरार रहा। जंगल कटने के कारण अपने भोजन की तलाश में जंगली जानवर मजबूरन जंगल से बाहर निकलने लगे। इसी वजह से मीरा बहन के गोपाल आश्रम वाले गेवली गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। एक रात तो एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डर गए कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी इंसान को ही अपना शिकार ना बना ले। कुछ लोगों ने गोपाल आश्रम जाकर मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। देखो भाई, फिलहाल तो सभी गांव वालों से हर पल होशियार रहने की सलाह ही दे सकते हैं। और तो कुछ सूझ नहीं रहा। पर लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। हमें तो लगता है कि यही ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, बढ़िया है। चलो चलो पिंजरा बनाते हैं। बाघ को कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना ये थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा
पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के घुसते ही वो दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। रात को गांव वाले इत्मीनान से सो गए, इस उम्मीद में कि सुबह तक बाघ पिंजरे में कैद हो जाएगा। लेकिन मीरा बहन को बिल्कुल नींद नहीं आई। हम इंसानों ने जंगल को काटकर इतना छोटा कर दिया कि बाघ के लिए वहाँ खाने को कोई शिकार मिलेगा ही नहीं। वो बाहर गांव नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? लेकिन आज वो आएगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा, बेचारा। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। पिंजरे का दरवाजा तो बंद है। हाँ, ये तो बंद है। लेकिन पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? अरे, और ये कैसे मुमकिन है? अरे, पिंजरे में तो बाघ नहीं है। अरे लेकिन पिंजरा बंद है, मतलब बाघ तो अंदर होना चाहिए। अरे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? और बकरी वो कहाँ गई? मैं बताती हूँ। अरे बहन, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं और इस बकरी को भी बेवजह बलि पर क्यों चढ़ाएं। इसीलिए हम आश्रम वालों ने यहाँ आकर बकरी को छुड़ाया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। मीरा बहन की बात सुनकर गांव वाले चौंके तो जरूर, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने मीरा बहन के इस फैसले को खूब सराहा। आखिर मीरा बहन की तरह जानवरों, जंगलों और पर्यावरण की रक्षा करना उनका अपना भी तो कर्तव्य था। सबने उस दिन प्रण लिया कि मीरा बहन की तरह वो भी जंगलों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की लड़ाई को और मजबूत करेंगे, ताकि जंगली जानवरों को भोजन के लिए मजबूरन अपने घर यानी जंगल को छोड़कर बाहर ना निकलना पड़े। गोल्डी लॉक्स और 3 भालू। एक समय की बात है, गोल्डी लॉक्स नाम की एक छोटी सी लड़की थी जिसके बाल बड़े सुनहरे थे। एक दिन गोल्डी लॉक्स खेलते खेलते जंगल पहुंच गए। वहां उसे एक घर दिखा। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर जब कोई नहीं आया तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। घर में कोई भी नहीं था, लेकिन रसोई में 3 कटोरे थे जिसमें खिचड़ी रखी थी। गोल्डी लॉक्स बहुत भूखी थी। उसने सबसे बड़े कटोरे से थोड़ी सी खिचड़ी खाई। वो बोली, ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने बीच वाले कटोरे से थोड़ा खाकर बोली, ये तो बहुत ठंडी है। सबसे छोटे कटोरे की खिचड़ी खाकर वो बोली, हाँ ये ठीक है। कहकर उसने पूरी खिचड़ी खा ली। गोल्डी लॉक्स थक गई थी। उसने देखा वहाँ 3 कुर्सी थी। सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठकर बोली, ये तो बहुत बड़ी है। फिर दूसरी कुर्सी पे बैठी और बोली, ये भी बड़ी है। तीसरी कुर्सी पे बैठकर बोली, हाँ ये ठीक है। बोलकर जैसे ही वो कुर्सी पे बैठती है, कुर्सी टूट जाती है। गोल्डी लॉक्स अब ज्यादा थक चुकी थी। वो सीढ़ी से ऊपर की ओर जाने लगी। तभी उसे 3 पलंग दिखाई दिए। सबसे बड़ी पलंग पे वो जैसे ही लेटी, वो बोली, ये गद्दा बहुत कड़ा है। दूसरी पलंग पे लेटी और बोली, ये कुछ ज्यादा ही मुलायम है। फिर सबसे छोटे पलंग पर लेटकर बोली, हाँ ये ठीक है। इतना कहकर वो उसी पलंग पर सो गए। वो सो रही थी कि कुछ ही देर बाद वहाँ 3 भालू आ गए। पापा भालू बोला, किसी ने मेरी खिचड़ी खाई है। मम्मी भालू बोली, किसी ने मेरी भी खिचड़ी खाई है। छोटा भालू चिल्लाया, मेरी तो पूरी खिचड़ी खा ली किसी ने। पापा भालू फिर बोला, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। मम्मी भालू ने भी बताया, कोई मेरी भी कुर्सी पर बैठा था। छोटा भालू बोला, अरे मेरी तो कुर्सी किसी ने तोड़ ही दी है। पापा भालू बोला, मेरी पलंग पर कोई सोया था। मम्मी भालू बोली, मेरी भी पलंग पर कोई सोया था।
तभी छोटा भालू चिल्लाया, देखो मेरी पलंग पर कोई सो रहा है। भालू की आवाज सुनकर गोल्डी लॉक्स जाग गई और वहां से भाग गई। वहां फिर वो कभी वापस नहीं गई। एक गांव और एक शहरी चूहे की कहानी। एक बार गांव के देहाती चूहे ने शहरी चूहे को अपने गांव खाने पे बुलाया। खाने में भुट्टा, गेहूं, पौधों की जड़ें आदि चीजें थी। शहरी चूहा गांव आ गया। भोजन के समय शहरी चूहा बोला, दोस्त, तुम यहाँ चींटियों की जिंदगी जी रहे हो। मेरे घर में बहुत ऐश है। मेरे साथ रहोगे तो तुम भी ऐश करोगे। देहाती चूहे ने शहरी चूहे की बात पर थोड़ा सोचा और फिर उसके साथ वो भी शहर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर शहरी चूहे ने देहाती चूहे को खाने में ब्रेड, बार्ली बीन्स, अंजीर और हनी जैसी चीजें दी। देहाती चूहा इतनी सारी चीजें देखकर बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने खाना अभी शुरू ही किया था कि कोई आदमी अंदर आ गया। दोनों चूहे डर कर बिल की ओर भागने लगे। आदमी के जाने के बाद दोनों फिर बाहर आए और जैसे ही खाने के लिए चले, फिर से कोई अंदर आ गया। दोनों चूहे फिर बिल की ओर भागे। बार बार ऐसा देख देहाती चूहा घबराया और बोला, तुमने मुझे इसी भोजन के लिए बुलाया था ना? यहाँ तो हर तरफ जान का खतरा है। मुझे नहीं रहना ऐसी जगह। मुझे गांव के खेत ही पसंद है, जहाँ बिना किसी डर हम लोग घूम तो सकते हैं। वहाँ जान का ऐसा खतरा तो नहीं होता। सुकून के साधारण पल अच्छे हैं उस ऐशो आराम की जिंदगी से जो हमेशा खतरे में रहती हो। एक दिन एक चरवाहा चारे की तलाश में अपनी भेड़ों के साथ जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए। और फिर तभी भेड़िया आया चिल्लाते हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, मगर चरवाहे का झूठ देखकर सभी गांव वाले निराश हो गए। अब लोगों को मूर्ख बनाने में चरवाहे को मजा आने लगा। फिर ऐसा वो अक्सर करने लगा। एक दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चारा खिलाकर घर लौट ही रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया। चरवाहा जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वालों को लगा कि चरवाहा फिर से मूर्ख बना रहा है। लोगों ने उसकी आवाज तो सुनी, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। गांव वालों को अपनी मदद के लिए आता ना देख वो गुस्से से लाल हो गया और सीधा गांव के मुखिया से शिकायत करने लगा। मुखिया ने चरवाहे से एक बात कही कि झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी विश्वसनीय नहीं होता, वो चाहे कितना भी सच बोले। शेर, लोमड़ी और गधा। एक बार एक गधा और एक लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि तभी उन्होंने सामने से एक शेर को आते देखा। वो दोनों बहुत डर गए। लोमड़ी चालाक थी। उसने अपनी जान बचाने का एक उपाय सोचा। लोमड़ी ने शेर के कान में जाकर कहा कि अगर आप मेरी जान ना लो तो मैं इस गधे को आपका भोजन बना सकती हूँ। शेर ने लोमड़ी की बात मान ली और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। जंगल में शिकारियों ने जानवरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। लोमड़ी उसी रास्ते पर जा रही थी। फिर अचानक एक गड्ढे में गिरकर लोमड़ी ने अपनी जान बचा ली। तभी शेर ने पलटकर देखा कि गधा अभी भी वहीं था। शेर ने झपटकर गधे को पकड़ लिया और अपना पेट भरकर भोजन किया। जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा करना बहुत हानिकारक साबित होता है। एक कौवे और घड़े की कहानी।
एक कौवा प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो एक पत्थर पे जाकर बैठ गया। गर्मी बहुत थी। तभी कौवे को एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। वो झट से उस घड़े पे जाकर बैठ गया, मगर जैसे ही उसने पानी पीने के लिए घड़े में अपना मुंह डाला, पानी उसे मिला ही नहीं। कौवे ने बार बार कोशिश की, पर वो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाकर उस घड़े में डाल दिया। एक के बाद एक वो घड़े में कंकड़ डालता गया। कुछ देर बाद कौवे ने देखा कि घड़े में पानी की सतह पहले की अपेक्षा ऊपर आ चुकी है। घड़े में पानी को ऊपर तक आता हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हो गया और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। दिमाग लगाओ तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है।